Hello, a very warm welcome to the channel Learn English with Shanwasar. Dear students, I hope that you must be fine there, fit and safe and healthy also. Dear students, as you know, we are studying the book Story of English and the chapter is Middle English. पिछले वीडियो में हमने कुछ पैराग्राफ्स को एक्सप्लेन किया था. आज हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द न्यू पैराग्राफ. So let us start the new paragraph. Middle English vocabulary. Middle English के शब्दकोश. The most important linguistic impact of French rule in England was that a large number of French words entered the language. The most important linguistic impact of French rule in England. इंग्लैंड के अंदर फ्रांसीसी शासन का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था, भाषाई प्रभाव, was that वो ये था कि a large number of French words entered the language, कि ढेर सारे फ्रांसीसी शब्द अंग्रेजी भाषा में चले आए. Many of these words are related to the dignity and honor of the royal office. इनमें से बहुत सारे शब्द संबंधित हैं शाही कार्यालय, शाही दरबार, राजा के दरबार के गरिमा और सम्मान से. Some of these words are royalty, realm, homage, prince, princess, duke, duchess, palace, castle, hall and sovereign. ये कुछ शब्द हैं जो फ्रांसीसी भाषा से इंग्लिश भाषा में आए. The French influence was gradual but significant during the 13th and the 14th century. फ्रांसीसी प्रभाव धीरे धीरे था लेकिन महत्वपूर्ण था 13वीं और 14वीं सदियों में. According to one estimate, एक आंकड़े के अनुसार about 10,000 new words were brought over from the French into English during this time. इस काल के दौरान लगभग 10,000 नए शब्द फ्रांसीसी शब्द आए अंग्रेजी भाषा में. Out of these, almost 75% are in use today. 10,000 शब्द आए, इनमें से लगभग 75% शब्द आज भी इस्तेमाल में हैं. These words are related to law, literature, administration, religion and fashion. और ये शब्द संबंधित हैं लॉ कानून से, लिटरेचर साहित्य से, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से, रिलीजन धर्म से और फैशन से. तो आपने देखा कि फ्रांसीसी शब्दों का प्रभाव इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा था. लगभग 10,000 नए शब्द लाए गए जिनमें से 75% शब्द आज भी इस्तेमाल में हैं. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 3 क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और आप ऐसे कह सकते हैं कि हमेशा हर वर्ष पूछे जाएंगे कि 5 शब्द आपको बताना होता है फ्रेंच वर्ड्स के और लैटिन वर्ड्स के और स्कैंडिनेविया के वर्ड्स से. तो स्कैंडिनेविया के बोरोविंग्स, फ्रेंच के बोरोविंग्स और लैटिन के बोरोविंग्स से आपको 5-5 शब्द याद रखने हैं. लेट अस मूव अहेड. Another dominant influence on Middle English was that of Latin. जो दूसरा बड़ा प्रभाव था मिडिल इंग्लिश पर वो लैटिन भाषा का प्रभाव था. Some of the words from Latin came directly, but some entered through French and were words related to science, medicine, law and literature. कुछ शब्द जो लैटिन से आए वो तो डायरेक्ट चले आए, प्रत्यक्ष रूप से आए, और कुछ फ्रेंच से होकर आए. एंड दीज वर वर्ड्स, और ये वो शब्द थे रिलेटेड टू साइंस जो विज्ञान से संबंधित थे, मेडिसिन औषधि से संबंधित थे, लॉ कानून से संबंधित थे, एंड लिटरेचर और साहित्य से. सम ऑफ द बोरोड वर्ड्स आर, कुछ उधार लिए गए शब्द ये हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. एंड दीज वर्ड्स आर हिस्ट्री, इंडेक्स, इंटेलेक्ट, लीगल, मैग्नीफाई एटसेट्रा. Now come to the next paragraph. Middle English grammar. मिडिल इंग्लिश के व्याकरण. तो आइए देखते हैं कि मिडिल इंग्लिश में व्याकरण किस तरह का था. The Middle English period witnessed extensive and fundamental changes in the phonological and grammatical system in English. द मिडिल इंग्लिश पीरियड ने देखा एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा, एंड फंडामेंटल चेंजेस और आधारभूत मूलभूत बुनियादी परिवर्तन इन द फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम इन इंग्लिश. अंग्रेजी भाषा में जो स्वर संबंधी जो प्रणालियाँ थी उनमें परिवर्तन आए, जो व्याकरण की प्रणाली थी उसमें परिवर्तन आए. ये अंतर था, ये परिवर्तन आए थे मिडिल इंग्लिश ग्रामर में. द चेंजेस इन द ग्रामेटिकल सिस्टम रिड्यूस्ड इंग्लिश from a highly inflected language to an analytic one. The changes in the grammatical system during the Middle English period.
मिडिल इंग्लिश पीरियड में जो परिवर्तन हुए व्याकरण की प्रणाली में, उसने इंग्लिश को एक हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज से, ओल्ड इंग्लिश से एनालिटिक लैंग्वेज में, मतलब विश्लेषणात्मक भाषा में बदल दिया. Due to certain phonetic changes in the language, the word endings that serve as markers of number, gender, case, and tense were so altered in their pronunciation as to lose their distinctive form and therefore their usefulness. Due to certain phonetic changes, कुछ phonetic परिवर्तन के कारण in the language, भाषा के अंदर, the word endings, शब्द जो समाप्त होने वाले थे, शब्द समाप्ति that served as markers of number, जो वचन के रूप में, चिन्ह के रूप में काम करते थे, जेंडर लिंग के चिन्ह के रूप में काम करते थे, केस कारक के चिन्ह के रूप में काम करते थे, एंड टेंस और काल के चिन्ह के रूप में काम करते थे, वो so altered, वो इतने बदल गए in their pronunciation, अपने उच्चारण में, as to lose their distinctive form, कि उन्होंने अपनी विशेष पहचान खो दी, and therefore its usefulness, और इसलिए उनकी उपयोगिता भी चली गई. तो ओल्ड इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, जो ग्रामेटिकल सिस्टम है, वो बिल्कुल अलग थे. और अगर आज उन पुस्तकों को आप, ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई पुस्तकों को आप पढ़ें, तो यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस. सो ये चेंजेस वो बदल गए, इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज बदल गए मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान. All but a few old English noun, verbs and adjective endings died. सभी, कुछ को छोड़कर, कुछ संज्ञा, कुछ क्रिया और कुछ विशेषण को छोड़कर सारे पुराने इंग्लिश के जो वर्ड्स थे वो मर गए. एंड ग्रामेटिकल रिलेशंस बिगिन टू बी इंडिकेटेड बाय अ फिक्स पैटर्न्स ऑफ वर्ड ऑर्डर. और व्याकरण का की जो शैली थी उसे सूचित किया जाने लगा, उसे बताया जाने लगा एक शब्द क्रम की एक निश्चित संरचना के अनुसार. दस इस प्रकार द ग्रेजुअल लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शंस, इस प्रकार इन्फ्लेक्शंस का, पुरानी अंग्रेजी का धीरे धीरे जाना, एंड द फिक्सिंग ऑफ वर्ड ऑर्डर और शब्द क्रम का स्थापित होना वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन थे ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल के दौरान. Another major phenomenon to have occurred during this time was known as the Great Vowel Shift. जो दूसरी बड़ी घटना इस काल के दौरान हुई उसे जाना जाता है ग्रेट वाउल शिफ्ट के रूप में. तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि दो घटनाएं मिडिल इंग्लिश को ओल्ड इंग्लिश से अलग करती हैं, और वो घटनाएं हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन 1476 और दूसरी घटना है ग्रेट वाउल शिफ्ट. तो आइए ग्रेट वाउल शिफ्ट क्या है उसे हम जानते हैं. When we compare the middle and modern consonant systems, जब हम तुलना करते हैं मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश की कॉन्सोनेंट सिस्टम्स की, व्यंजन ध्वनियों की प्रणालियों की, तो वी फाइंड वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम. तो हमें बहुत नाम मात्र का अंतर उन दोनों में मिलता है. बट द वाउल सिस्टम्स आर वेरी डिफरेंट. लेकिन जो स्वर ध्वनियों की प्रणालियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं. दिस इज बिकॉज, ये इसलिए है क्योंकि बिटवीन मिडिल इंग्लिश एंड आवर टाइम्स, मिडिल इंग्लिश की अंग्रेजी और हमारे ज़माने की इंग्लिश, दैट इज मॉडर्न इंग्लिश, The long vowels have changed considerably. जो दीर्घ स्वर ध्वनियां हैं वो अच्छी खासी बदल चुकी हैं. But the short vowels have remained almost the same. लेकिन जो हर्ष ध्वनियां हैं वो लगभग वही रही हैं. The series of changes affecting the long vowels of Middle English is known as the Great Vowel Shift. ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है. So please pay attention to the sentence that the series of changes की परिवर्तन की वो श्रृंखला affecting the long vowels of Middle English, जिसने मिडिल इंग्लिश के दीर्घ स्वर ध्वनियों को प्रभावित किया, is known as the Great Vowel Shift. उसे Great Vowel Shift कहा जाता है. So the question will be asked कि what is Great Vowel Shift? Great Vowel Shift क्या है? तो आपको याद रखना है the series of changes affecting the long vowels of Middle English is known as the Great Vowel Shift. So let us move ahead. Middle English literature. Middle English का साहित्य. हमने ओल्ड इंग्लिश का लिटरेचर पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे मिडिल इंग्लिश में साहित्य किस प्रकार के थे, कैसे थे. Middle English literature reflects quite accurately the changing fortunes of English. मिडिल इंग्लिश प्रतिबिंबित करता है बिल्कुल सटीक रूप से बदलते हुए भाग्य को. जिस तरह से अंग्रेजी का भाग्य बदलता रहा, उसी प्रकार मिडिल इंग्लिश का साहित्य भी ये बताता है कि अंग्रेजी कैसे मिडिल इंग्लिश में बदल गई. द अर्ली लिटरेचर ऑफ दिस फेज इज एक्सक्लूसिवली रिलीजियस इन नेचर.
द अर्ली लिटरेचर ऑफ दिस फेज, इस चरण का जो शुरुआती साहित्य था जिसका पीरियड है 1150 ईसा पश्चात से 1215 ईसा पश्चात तक इज एक्सक्लूसिवली रिलीजियस इन नेचर। शुरुआती दौर में यह पूरी तरह विशेष रूप से धार्मिक था स्वभाव में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल के दौरान, द अपर क्लासेस मेनली पैट्रोनाइज फ्रेंच लिटरेचर, उच्च वर्ग के लोग थे, उन्होंने फ्रांसीसी साहित्य को संरक्षण दिया। एंड इंग्लिश राइटर्स कुड नॉट एक्सपेक्ट सपोर्ट और पैट्रॉनेज फ्रॉम देम, और इंग्लिश जो लेखक थे, अंग्रेज लेखक जो थे, जो इंग्लिश भाषा में लिखते थे, वो आशा नहीं कर सकते थे, ना तो संरक्षण की आशा कर सकते थे, ना किसी समर्थन की आशा कर सकते थे उनसे। It was the church and their leaders who were keen to spread the religion and so promoted native literature. तो ये चर्च थे उस ज़माने के और उनके नेता थे जो उत्सुक थे अपने धर्म को विस्तार देने के लिए, फैलाने के लिए ईसाई धर्म को, और सो प्रमोटेड नेटिव लिटरेचर, और इसलिए उन लोगों ने वहाँ मूल भाषा के साहित्य को बढ़ावा दिया। द सेकेंड फेज ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड का जो दूसरा चरण है जो 1250 ईसा पश्चात से 1350 ईसा पश्चात तक है, ये जो दूसरा फेज है डिस्प्लेज अ टेंडेंसी, वो एक प्रवृत्ति दिखलाता है टू वेराइटी, विभिन्नता की तरफ, एंड डायलेक्टिकल सबडिवीजन, और फिर जो बोलियां थी उसमें भी बंटवारे हुए। तो 5 बोलियां हैं मिडिल इंग्लिश की, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इन एडिशन टू द रिलीजियस राइटिंग्स, धार्मिक लेखनों के अतिरिक्त देयर वर आल्सो सम सेकुलर वर्क्स, कुछ धर्मनिरपेक्ष रचनाएं भी हैं। मेनी ऑफ दीज वर ट्रांसलेशंस ऑफ पॉपुलर फ्रेंच रोमांसेस, इनमें से बहुत सारे अनुवाद हैं प्रसिद्ध फ्रांसीसी प्रेम कहानियों के। ले ऑफ हैवलिक द डेन बुक का नाम है, रिटन इन मिडलैंड डायलेक्ट, जो मिडलैंड बोली में लिखी गई, इज अ गुड एग्जाम्पल, वो एक अच्छा उदाहरण है। दिस पोएम शोज क्लियरली दैट द ओल्ड इन्फ्लेक्शंस आर ऑल गॉन, कि ये कविता साफ साफ दिखाती है कि जो पुरानी अंग्रेजी की इन्फ्लेक्शन थे वो चले गए। एंड द वोकैबुलरी इज ऑलमोस्ट अनमिक्स्ड विथ फ्रेंच, और जो शब्द है वो लगभग अमिश्रित है फ्रांसीसी शब्दों से। 2 other works of this period, इस काल की जो 2 रचनाएं हैं which contain a high proportion of French words, जिसमें ढेर सारे फ्रांसीसी शब्द हैं, और वो बुक हैं द रोमांस ऑफ द रोज written by Geoffrey Chaucer, जो जॉफ्रे चॉसर के द्वारा लिखा गया, एंड द रोमांस ऑफ किंग अलेक्जेंडर, और दूसरी पुस्तक है रोमांस ऑफ द किंग अलेक्जेंडर। द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी, 14वीं सदी का जो दूसरा भाग है, और इसका पीरियड है 1340 ईसा पश्चात से लेकर 1400 तक, इज नोन एज द पीरियड ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स। ये जो दूसरा पीरियड है, 14वीं सदी का जो दूसरा भाग है, उसे जाना जाता है महान व्यक्तिगत लेखकों के काल के रूप में। दिस फेज इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द क्लासिकल मिडिल इंग्लिश, इस काल को क्लासिकल मिडिल इंग्लिश भी कहा जाता है। द नोटेबल राइटर्स ऑफ दिस पीरियड आर चॉसर, जॉन गॉवर, विलियम लैंगलैंड एंड जॉन विक्लिफ। द नोटेबल राइटर्स ऑफ दिस पीरियड आर, इस काल के जो प्रसिद्ध लेखक हैं वो हैं जॉफ्रे चॉसर, जॉन गॉवर, विलियम लैंगलैंड एंड जॉन विक्लिफ। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, और यही क्वेश्चंस सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। सो प्लीज पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड आई एम स्पीकिंग बिफोर यू। द फॉलोइंग आर द वेल नोन वर्क्स ऑफ दिस राइटर्स, जो नीचे जो आगे स्क्रीन पर आएंगे वो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इन प्रसिद्ध लेखकों के, हु हैव मेड दिस एन आउटस्टैंडिंग एज, जिन्होंने इस काल को एक शानदार काल, शानदार युग बनाया है। वेल नोन वर्क्स ऑफ दीज राइटर्स, इन लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चॉसर ने जो बुक लिखा वो है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। ये मैच करने के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और पूछा भी जा सकता है कि हु हैज रिटन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, योर आंसर विल बी चॉसर। द नेक्स्ट वन गॉवर, एंड ही हैज रिटन मेडिटेंटिस, वॉक्स क्लेमेंटिस, कॉन्फेसियो अमेंटिस। एंड द थर्ड वन लैंगलैंड, इन्होंने लिखा पियर्स द प्लोमैन। एंड द लास्ट वन विक्लिफ, इन्होंने बाइबल का अनुवाद किया था। 2 other great works of this period are by unknown authors, but this in no way diminishes their importance.
टू अदर ग्रेट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, इस काल की जो दो बड़ी रचनाएं हैं वो अज्ञात लेखकों के द्वारा हैं, उन लेखकों का नाम पता नहीं, बट दिस इन नो वे डिमिनिशेस देयर इंपॉर्टेंस, लेकिन ये किसी भी तरह उनके महत्व को कम नहीं करता। एंड दीज आर, और ये रचनाएं हैं, द फर्स्ट वन द पर्ल एंड सरगवाने एंड द सेकंड वन ग्रीन नाइट। द लैटर इज कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री। जो बाद वाली कविता है उसे माना जाता है कि अंग्रेजी शायरी की वो सबसे महान उदाहरणों में से एक है। The universally accepted pinnacles of poetic achievements are the works of Chaucer, which provide a great amount of information about medieval life and times. The universally accepted pinnacles of poetic achievements. The universally accepted pinnacles of poetic achievements, शायरी की उपलब्धियों की सार्वभौमिक जो स्वीकृत शिखर है उसे माना जाता है कि आर द वर्क्स ऑफ चॉसर, वो जॉफ्रे चॉसर की रचनाएं हैं, विच प्रोवाइड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो उपलब्ध कराती है ढेर सारी सूचना अबाउट मिडाइवल टाइम्स, मध्यकाल के लाइफ के बारे में, एंड टाइम्स, और उसके ज़माने के बारे में। Thus, इस प्रकार Chaucers are the major sources of information about Middle English grammar, vocabulary and pronunciation. Thus, इस प्रकार Chaucer works are the major sources of information. Chaucer की रचनाएं बड़े स्रोत हैं किस चीज़ के बारे में? ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिल इंग्लिश ग्रामर, मिडिल इंग्लिश के व्याकरण के सोर्स के बारे में, ग्रामर वोकैबुलरी के बारे में, एंड प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण के बारे में। नाउ let me tell you here that Chaucer is considered to be the father of English poetry. Chaucer को अंग्रेजी शायरी का जनक माना जाता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपको होगा। So please remember that Chaucer is considered to be the father of English poetry. So that's it for the chapter number 4 Middle English. सो ये भी चैप्टर समाप्त हो गया। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो को, एक तो ये कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखें, और अगर जहाँ कन्फ्यूज़न हो आप इस वीडियो को 2-4 बार देखें। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। सो कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद शानवाज सर एंड लाइक द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन इट सो फार। और जिन साथियों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आप उन्हें भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें और 10+2 की अंग्रेजी को वो इम्प्रूव करते रहें, सो दैट देयर मे नॉट बी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द एग्जाम्स विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द नेक्स्ट ईयर। सो थैंक्स अ लॉट, टिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।